आज हम कैदी और कोकिला कविता लेकर आए हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी हुई है। बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश शासन के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ किए जा रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि की प्रवृत्ति को उजागर करने की कोशिश की है। माध्यम बनाया है इसमें कैदी जो जेल में बंद हैं और कोयल, इसलिए पाठ का नाम दिया है कैदी और कोकिला। कोकिला मतलब कोयल, कैदी यानी कवि जो जेल में बंद है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में होशंगाबाद के बावई नामक गांव में हुआ था। होशंगाबाद के बावई नामक गांव में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1968 में। मृत्यु 30 जनवरी 1968 में हुई। जन्म हुआ होशंगाबाद के बावई नामक गांव में, मध्य प्रदेश में। जन्म हुआ 1889 ईस्वी में। अगला देखते हैं कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं ये सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि थे और इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। कर्मवीर पत्रिका 1919 इसके ये संपादक थे। और ये कर्मवीर पत्रिका 1919 के जो संपादक थे ये खंडवा से प्रकाशित राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी। कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर नामक पत्रिका के संपादक थे। ये पत्रिका 1919 में निकली थी, खंडवा से प्रकाशित होती थी, है ना। और ये पत्रिका जो थी राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा गया है। कर्मवीर पत्रिका को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा गया है। और ये पत्रिका हिंदी में प्रकाशित होती थी और सप्ताह में एक बार। और दूसरा प्रभा पत्रिका का संपादन उन्होंने 1903 कालूराम गंगराड़ी द्वारा प्रकाशित मासिक थी। और प्रताप 1924 गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित होती थी। तो इन दोनों में तो ये सह संपादक थे, लेकिन कर्मवीर का इन्हें संपादन किया था, है ना। ये आपको याद रखना है कि किस पत्रिका के संपादक कर्मवीर, सह संपादक प्रभा और प्रताप। प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रभा के संपादक कालूराम थे। चलिए इसके बाद पुरस्कार देखते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को पुरस्कार 2 रचनाओं पर मिल चुका है। देव पुरस्कार मिला है हिम किरीटनी कविता पर। हिम किरीटनी कविता पर इन्हें कौन सा पुरस्कार? देव पुरस्कार मिल चुका है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी पे मिला हुआ है। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी का या हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो मिला था हिम तरंगिणी रचना पर। और देव पुरस्कार मिला था हिम किरीटनी पर। ये याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न बहुत ही मोस्ट हैं। पद्म भूषण सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। साहित्य सृजन में इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाएं जो माखनलाल चतुर्वेदी की थीं, हिम किरीटनी 1941 में लिखी गई। साहित्य देवता 1942 में लिखी गई, गद्य काव्य है। हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी में लिखी गई। माता 1952 में। युग चरण 1956 में लिखी गई। समर्पण 1956 में। वेणु लो गूंजे धरा 1960। मरण ज्वार 1963। और बिजली काजल
आंज रही बिजरी काजल आंज रही जी 1964 में। जी इतनी सारी कविताएं माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी हुई हैं, जिसमें से एक आपकी हिम किरीटनी और हिम तरंगनी, ये दोनों उनकी पुरस्कृत रचनाएं हैं, है ना। इन दोनों पे उन्हें क्या मिला है, पुरस्कार मिला हुआ है। तो अभी अभी मैंने बताया कि हिम तरंगनी के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था। हिम तरंगनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिम किरीटनी के लिए देव पुरस्कार। चलिए गद्य कृतियों में इन्हें क्या लिखा है। गद्य में कृष्णार्जुन लिखा है और अमीर इरादे गरीब इरादे ये निबंध है, ये आपका बहुत मोस्ट निबंध है। समय की पाँव संस्मरण है, ये भी आपका मोस्ट है। और चिंतन की लाचारी। इसके बाद जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, इन्हें बिलासपुर की सेंट्रल जेल में बैरक नंबर 9 में रखा गया था। कहाँ की जेल में थी, बिलासपुर की। और पुष्प की अभिलाषा कविता जेल में ही लिखी थी या जेल से ही लिखी थी। और राजद्रोह के कारण ये जेल गए थे। ये 3 पॉइंटों को और आपको अलग से नोट करना है ना। बिलासपुर की जेल में माखनलाल चतुर्वेदी को कैद किया गया था। बैरक नंबर पूछा जाए तो 9। पुष्प की अभिलाषा उन्हें इसी बिलासपुर सेंट्रल जेल से लिखी थी और राजद्रोह के कारण ये जेल गए थे। चलिए इसके बाद 1908 में हिंद केसरी माघवराव सप्रे द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में इन्हें पुरस्कार मिला था और प्रथम पुरस्कार मिला था। सबसे बड़ी बात थी, माधवराव सप्रे के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें इन्हें पुरस्कार मिला प्रथम। और इनकी जो प्रथम रचना है रसिक मित्र है। प्रथम रचना रसिक मित्र में प्रकाशित है। तो रसिक मित्र ये एक समाचार पत्र है, इसमें इनकी पहली रचना प्रकाशित हुई थी। 1913 के बाद अध्यापक का पद त्याग दिया, क्योंकि आंदोलनों में भाग लेते थे, इसलिए इन्हें अध्यापक का पद त्याग दिया और पूर्णतः पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित हो गए थे। 20 में असहयोग आंदोलन में महाकौशल चंचल से गिरफ्तारी देने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब महाकौशल अंचल से सबसे पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया था और सबसे पहले पकड़े गए थे, है ना। और किस क्षेत्र में इनका योगदान था, महाकौशल क्षेत्र में। और सबने अवज्ञा आंदोलन 30 में भी पहली गिरफ्तारी देने वाले, मतलब गांधी जी के साथ रहे और हर आंदोलन में सबसे पहले पकड़े जाते थे और जेल में भेज दिए जाते थे। बापू और पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें से पुष्प की अभिलाषा बहुत चर्चित रही। इसके बाद 1967 में राजभाषा पर आघात करने वाले राजभाषा संविधान संशोधक विधेयक के विरोध में पद में इन्हें लौटाया और अपने देश के सम्मान के लिए उन्हें अपना पद्म भूषण भी लौटा दिया था। देखिए कितने देश के प्रति समर्पित थे। चलिए अब चलते हैं कैदी और कोकिला कविता पर। तो इस पाठ से जितने भी मोस्ट बिंदु हैं वो सब आपके पास हैं, आपके सामने हैं। अत्याचारी ब्रिटिश शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार को दर्शाते हुए उन राष्ट्र प्रेमियों की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कवियों द्वारा राष्ट्रवादियों या राष्ट्रवासियों में अपने लेखन से जोश भरने और निराश न होने का भाव भरने का संदेश दिया है। स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीय व साहित्यकारों द्वारा दी गए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान की भी अभिव्यक्ति हुई है।
और जेल के एकाकी एवं उदास वातावरण में रात्रि में कोयल का मधुर स्वर स्वाधीनता सेनानियों को मुक्ति का गीत प्रतीत होता है और उनमें अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त होने की भावना प्रबल हो उठती है। मतलब रात के अंधेरे में कोयल बोलती है और कोयल की आवाज़ सुनकर जो जेल में बंद है कवि, उसके अंदर प्रेरणा जागृत होती है और मुक्त होने की प्रबल इच्छा हो जाती है। कवि के द्वारा कोयल को लक्ष्य में रखकर अपनी या अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। देखिए, सबसे पहला शब्द या कह दें कवि ने कोयल से प्रश्न ही किया है, पूरी कविता में प्रश्न किया है। प्रश्न अलंकार है। पाठ आपके सामने है। चलिए, कवि कह रहा है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तू। कवि कह रहा है, कोयल बोलो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, मतलब रह रह कर क्यों गा रही हो। कोकिल बोलो, क्या लाती हो, संदेशा किसका, किसका संदेशा लाती हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो। तो देखिए यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर कवि को कारागार में जाना पड़ा। तब एक रात उन्हें वहाँ कोयल की कूक सुनाई दी। कवि कोयल की कूक सुनकर उससे पूछते हैं, तुम रात में ही क्यों जागी हो, तुम फिर रह रहकर क्यों गाती हो, अर्थात कुछ क्षणों के बाद चुप हो जाती हो और फिर गाने लगती हो, मतलब रुक रुक कर। हे कोयल बोलो, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों के लिए किसका संदेश लाई हो, स्वाधीनता संग्राम कैदियों को तुम क्या संदेश देती हो। कोयल, तुम स्पष्ट बोलो। तो ये जो पंक्तियां हैं उनमें रह रहकर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका, ये सभी पंक्तियों में प्रश्न अलंकार है। अगली पंक्तियां हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर भोजन, मरने में देते नहीं तड़प रह जाना। कवि अपनी स्थिति बता रहा है कोयल से कि हे कोयल, मैं ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, डाकुओं चोरों और बटमारों के डेरों में बंद हूँ। मतलब मैं जहाँ भी हूँ वहाँ डाकू हैं, चोर हैं, बटमार हैं, सभी प्रकार के लोग हैं और जीने को देते नहीं पेट भर भोजन, जीने के लिए पेट भर भोजन नहीं हम लोगों को दिया जाता है, मरने भी देते नहीं, मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, तड़पते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, 24 घंटे जीवन पर कड़ी पहरेदारी लगी रहती है, मतलब पहरेदार लगे रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, या तो अंग्रेजों का शासन है ऐसा या फिर अंधेरे का प्रभाव है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। कौन सा, संदेह अलंकार। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर यानी चंद्रमा भी निराश करके चला गया और रात भी काली है। मतलब सीधा सीधा कह दें कि रात को चंद्रमा ही नहीं निकला है। अब अंधेरी बंद कमरों में बैठे हुए हैं, कैद हैं, उन्हें रखा गया है कैद करके, तो उन्हें ना तो पता चलता है कि कब दिन हुई और कब रात हुआ, कब सूर्य निकला कब चांद निकला, उन्हें पता नहीं चलता है। इसलिए उन्हें ये पंक्ति लिख दी है कि हिमकर यानी चंद्रमा निराश कर चला और रात भी काली यानी दिन भी काला है और रात भी काली। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, आली यानी
सखी। आली का अर्थ क्या है? सखी। कि हे सखी कोयल, सखी यहाँ कोयल को कहा है, ऐसी काली अंधेरी रात में तू क्यों जागी है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर कवि ने कुछ अलंकार बताए हैं। शासन है तम का प्रभाव गहरा, संदेह अलंकार है। देखिए इसमें कौन सा? संदेह अलंकार। अब प्रश्न है तो प्रश्न तो होगा ही, प्रश्न अलंकार। इस समय कालिमामयी जगी क्यों वाली, क्यों क्यों लगा? प्रश्न अलंकार। काली और कालमामयी शब्दों के द्वारा अंग्रेजों की निराशा भरे अत्याचार को शासन की ओर संकेत किया है। मतलब उनका जो व्यवहार है वो अंधेरी के समान है। चलिए फिर अगला जो पैरा है, क्यों हुक पड़ी, कवि ने फिर प्रश्न किया। क्यों बोलने लगी? वेदना बोझ वाली सी, क्या तुम्हारा जो दुख है, जो वेदना है तुम्हारी, वो बोझ जैसी लग रही है? कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा क्या लुट गया, और किसने तुम्हारा क्या लूट लिया? कोयल बोलो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो, तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, है ना? तुम्हारे अंदर मिठास है, कोमलता है, लेकिन आज तू आधी रात को बोली। तो क्या ये तुम्हारी मृदुल वैभव यानी कोमलता की जो संपत्ति थी, किसी ने क्या कर ली है? छीन ली है या लूट ली है? कोकिल बोलो तो पूछ रहा है। इसमें हुक यानी दर्द भरे स्वर में रोना। कवि कहता है कि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, तब तुम भारी वेदना के बोझ भरे दर्द की स्वर में क्यों रो रही हो? तुम प्रकृति की कोमल वैभव की रखवाली करने वाली हो, कुकी हो तो बताओ कि असल में उस खजाने से क्या लुट गया है, मतलब किसने क्या लूट लिया है। वेदना बोझ वाली सी लगा हुआ है, कौन सा अलंकार? उपमा। क्यों हुक पड़ी, क्या लूटा? प्रश्न अलंकार है। क्या हुई बावली, कोयल बोलो, क्या तू बावली हो गई है? अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात को चीखी है। कोकिल बोलो तो किस दावा नल की हैं ज्वालाएं देखी? दावा नल है जंगल में लगने वाली आग, है ना? जंगल में लगने वाली आग होती है दावानल। कभी पूछ रहा है कोयल से, क्या तुमने जंगल में लगने वाली आग देख ली है? उस आग की तुमने ज्वालाएं देखी हैं? कोकिल बोलो। दावानल जंगल में लगने वाली आग। कभी कोयल से कह रहा है, कोकिल से कहते हैं कि हे कोकिल, तुम आधी रात में चीख रही हो, क्या पागल हो गई हो? क्या तुमने दावानल की तेज यानी जंगल की आग की लपटें देख ली हैं? क्या इसी कारण से तुम चीख रही हो? हे कोयल, अपने चीखने का कारण बताओ। क्या हुई बावली, ज्वालाएं देखी में प्रश्न अलंकार है। चलिए अगला है, कवि कोयल से फिर कह रहा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हमारे शरीर में जंजीरें, हथकड़ियां, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, तो क्या तू उन्हें नहीं देख सकती? क्योंकि ये तो गहना है, जंजीरों का गहना। जो सच्चे देशभक्त होते हैं
उनके लिए वो जंजीरें गहने के समान होती हैं। हथकड़ियाँ क्यों? कभी कह रहा है ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना है, ब्रिटिश राज का गहना, यानी ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों को क्या पहनाया है? गहना पहनाया। कोल्हू का चर्रक चूं, जीवन की तान, हमें दिन रात वहाँ कोल्हू चलाना होता है और उससे निकलने वाली आवाज़ जो चर्रक चूं है वो हमारे जीवन के उत्साह को बढ़ाता है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और पत्थर की गिट्टियों का काम करते करते उंगलियों से रक्त बहने लगता है, अर्थात हम अपने रक्त से गिट्टियों पर गाना लिखते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और पेट पर जुआ बंधा हुआ है, पेट पर जुआ बंधा हुआ है और हमें मोट खींचना पड़ता है, कुएं से पानी निकालना मोट। फिर कभी कह रहा है खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, कह रहा है मोट चलाकर मैं या पेट में जुआ बांधकर मैं मोट चलाता रहता हूँ और मोट चला चला करके मैं ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआ खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, फिर कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, मैं तो दिन भर कोई ना कोई काम करता रहता हूँ, कभी मोट चलाता हूँ तो कभी कोल्हू चलाना होता है, इसलिए दिन में तो ये करुणा का भाव जागृत हो ही नहीं सकता, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कभी कह रहा, चलिए कभी आगे कह रहा है कि दिन में तो मैं काम करता रहता हूँ, इसलिए रुलाने वाला दुख करुणा का भाव नहीं उत्पन्न होता, और इसलिए रात में गजब ढा रही आली। और रात में तू गजब ढा रही है, अर्थात रात में तुम्हारी जो आवाज है वो दुख बढ़ा रही है। कभी कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम अर्धरात्रि के समय इसलिए क्रंदन कर रही हो कि हमारे शरीर पर पड़ी ये बेड़ियां किसके समान हैं? दुखदाई हैं, जिन्हें तुम देख नहीं सकती। कवि ने बेड़ियों को गहना कहा है। ये हम स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के लिए हथकड़ियां नहीं बल्कि ये गहना है, और ये हथकड़ियां हमारे सौंदर्य को बढ़ाती हैं। हम जेल में कोल्हू खींचते हैं और उसकी चर्रक चूं की आवाज़ हमारे जीवन का संगीत है। हमें पत्थर तोड़ करके गिट्टियां बनाते हैं और गिट्टियां बनाने पर हमारी उंगलियों से निकलने वाला जो रक्त है उस रक्त से हम गीत लिखते हैं। पेट पर जुआ बांधकर मोट या चरस को खींचना पड़ता है और कुएं से पानी निकालना पड़ता है। इस कार्य को उसने कहा है कि मैं ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआ खाली कर रहा हूं। इसके बाद कवि से कह रहा है कि इसलिए दिन की अपेक्षा आधी रात में कूक कर अतीत आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो। हमारे घावों पर मरहम लगाने का काम करने के लिए तुमने यह उचित ही समय चुना है। अलंकार देखते हैं कौन कौन से हैं। चर्रक चूं 6 का अनुप्रास अलंकार। जीवन की तान इसलिए रात में गजब ढा रही आली प्रश्न अलंकार है ना। पूरी कविता में प्रश्न अलंकार है। इस समय
इस शांत समय में, देखिए कवि फिर कह रहा है कोयल से कि इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों। रात्रि की अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, अकेले तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, तो इस अंधकार को क्यों भेद रही हो। कोकिल बोलो तो, यानी अंधकार को भेदने का कार्य क्यों कर रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, देखिए इसमें रूपक अलंकार है, रूपक। तुम चुपचाप मधुर विद्रोह, चुपचाप मधुर वाणी के द्वारा विद्रोह के बीज बो रही हो। इस भांति बो रही क्यों, तो क्यों बो रही हो, कोकिल बोलो। हे कोयल, अगर यह बात नहीं है तो इस अर्धरात्रि में शांत समय में अंधकार को क्यों चीरती हुई दिखाई दे रही है, यह अंधकार को क्यों भंग कर रही है। इस तरह करुणामयी कूक के द्वारा हमारे हृदय में चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो। क्यों इस तरह स्वाधीनता संघर्ष की चुपचाप तैयारी में संलग्न हो रही हो। कोयल, तुम कुछ तो बताओ। हे कोयल, तुम अपना मत प्रकट करो। काली तू, रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना वाली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, और मेरी लौह श्रृंखला काली। मतलब सब कुछ काला है। कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, तू भी काली है, रात भी काली, शासन के कार्य भी काले हैं, है ना। काली लहर कल्पना वाली, हमारी कल्पनाएं भी काली हैं, दुखदाई हैं। मेरी काल कोठरी काली, हमारा कमरा भी काला है, अर्थात अंधेरा छाया रहता है। टोपी और कमली भी काली है, और लौह श्रृंखला जिसमें हम बंधे हुए हैं, हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, वो भी काली। तो फिर जब चारों तरफ काला ही काला है, तो इसको कवि ने किसकी संज्ञा दी है, पहरे की हुंकृति की व्याली। और जो पहरेदार है हमारे दरवाजे पर खड़े हुए हैं, है ना, ये पहरेदार भी कैसे हैं, हुंकृति की व्याली, व्याली यानी नागिन के समान, सांपिन। तिस पर है गाली रियाली, कुछ भी हो जाता है तो वो तुरंत गालियां देते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ। इस काले संकट सागर पर मरने की मत माती कोयल से फिर कह रहा है कि चारों संकट रूपी बादल छाए हुए हैं, और इस काले रूपी संकट के बादलों के बीच में आकर के मरने के लिए क्यों उतावली हो रही हो। कोकिल बोलो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, अपने चमकीले गीतों को क्यों बार बार तैरा रही हो स्मृतियों में। कोकिल बोलो तो। चलिए अगला पैरा। मुझे तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, तुझे तो हरी भरी डाली मिली है, लेकिन मुझे काली कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संसार, तुम्हारा संसार, सारा संसार, कोयल से कह रहा है कि तुम्हारा जो संसार है वो पूरा नभ है, आकाश, कहीं भी उड़कर जा सकती हो। और मेरा 10 फुट का संसार। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि कवि का संसार कितने फुट का है, तो याद रखिएगा 10 फुट। कितने फुट का, 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वहाँ है, तू गाती है तो लोग प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा कोयल गा रही है, लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह है।
तुम्हारे गीत सुन करके लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे रोना भी नसीब नहीं। देख विषमता तेरी मेरी, तो कह रहा तुम्हारे और मेरे बीच कितना भेदभाव है, इस विषमता को देखो। बजा रही तिस पर तू रणभेरी, शायद इसी विषमता के कारण तू रणभेरी बजा रही है। कोकिल बोलो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि अपनी कृति से मतलब अपनी रचना से हम और क्या कह डालें, मतलब हम और कैसी कविता लिख डालें। कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, ये मोहन शब्द है मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, महात्मा गांधी के लिए, कि जिस प्रकार से मोहन यानी महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए व्रत रख लिया था। प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, मैं महात्मा गांधी जैसी शक्ति किस व्यक्ति में भर दूं, क्योंकि आज तो महात्मा गांधी है नहीं है, तो गांधी जैसी शक्ति किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो, मतलब ये चीज मुझे बताओ कि मैं ये कैसे करूं और किसके लिए करूं, किसे बनाऊं। चलिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इस कविता के, तो प्रश्न जरूर देख लीजिएगा। कैदी और कोकिला कविता में कवि ने किसके माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कोयल के माध्यम से। कैदी और कोकिला कविता के आरंभ में कवि ने कोयल से क्या प्रश्न पूछा था, क्या गाती हो, है ना। कवि ने काल कोठरी को किसका डेरा बताया है, डाकू, चोरों और बटमारों, तीनों लोग थे वहां। कवि ने शासन पर किसका प्रभाव बताया है, तम यानी अंधेरे का। कवि ने कोकिल को किसकी रखवाली करने के लिए कहा है, मृदु वैभव की। कवि ने हथकड़ियों को क्या कहा है, ब्रिटिश राज का गहना। कवि मोट खींचने वक्त क्या बेचता है, क्या सोचता है कि मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। कवि को कोयल किसके बीज बो रही है, विद्रोह के बीज बोती दिखाई दे रही है। कवि ने पहरे की हुंकृति को किसके समान बताया है, ब्याली यानी नागिन के समान, कि जो पहरेदार लगे हुए हैं वो और नागिन एक जैसे हैं सब। अगला, इस काले संकट सागर पर पंक्ति में रेखांकित पद कौन सा है, रूपक अलंकार। संकट सागर पर, इसमें रूपक अलंकार है। चमकीले गीतों पद से कवि किस ओर संकेत करता है, कोयल के उत्साह भरी गीतों पर। कैदी और कोकिला कविता में प्राणों का आसव से कवि का क्या सा है, प्राण शक्ति, मतलब मैं अपनी प्राण शक्ति किसमें भर दूं, ये बात गांधी जी से कही गई, या कवि कोयल से कह रहा है कि मैं किसे गांधी बना दूं, किसे मैं गांधी जैसी शक्ति भर दूं, ये बात उन्हें पूछी। और मोहन की व्रत पर पंक्ति में मोहन शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, गांधी जी के लिए। अगला प्रश्न, हिम किरीटनी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला कविता में मोट का अर्थ क्या होता है, पुर। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है, हिमतरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना। हिमतरंगिणी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये हिमतरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये हो गया आपका आज कैदी और कोकिला। तो दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, ये कैदी और कोकिला
का भावार्थ समझ में आया हो तो एक बार इस कविता को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।